गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने प्रकाश रसायन के नियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा था ग्रोथस ड्रॉपर नियम या ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ये नियम क्या कह रहा था कि जो अवशोषक पदार्थ होता है वो एक निश्चित आवृत्ति या निश्चित तरंग दैर्ध्य युक्त विकिरण को ही अवशोषित करता है। ठीक है, और जो विकिरण अवशोषित हुई है वो सारी की सारी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है। उसकी कुछ मात्रा जो है ऊष्मा या प्रकाश विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, जिससे हम फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस के रूप में दर्शाया जाता है। वो उसको हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था ग्रोथस ड्रॉपर नियम। ठीक है, आज हम दूसरा नियम पढ़ेंगे, स्टार्क आइंस्टीन नियम। स्टार्क आइंस्टीन नियम। स्टार्क आइंस्टीन नियम क्या कहता है? इसको तो ये क्या था, प्रकाश रसायन का प्रथम नियम था, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रथम नियम था। ठीक है, ये दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, ये दूसरा नियम कहलाता है, प्रकाश रसायन का दूसरा नियम कहलाता है। अब स्टार्क आइंस्टीन नियम है क्या? तो देखिए, स्टार्क आइंस्टीन नियम के अनुसार ये कहता है कि जो अवशोषक पदार्थ होता है उसका प्रत्येक अणु, अवशोषक पदार्थ का प्रत्येक अणु केवल एक फोटोन अवशोषित करता है। अवशोषक पदार्थ का प्रत्येक अणु केवल एक फोटोन अवशोषित करता है। इंग्लिश में तो स्टार्क आइंस्टीन नियम क्या कहता है कि अवशोषक पदार्थ का प्रत्येक अणु केवल एक फोटोन अवशोषित करता है। केवल एक फोटोन अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये है स्टार्क आइंस्टीन नियम। अवशोषक पदार्थ का प्रत्येक अणु केवल एक फोटोन अवशोषित करता है। ठीक है, तो इस एक अणु की हम अवशोषण ऊर्जा को किस तरह से दर्शाते हैं? आइंस्टीन ऊर्जा का मान क्या होता है? आइंस्टीन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। आइंस्टीन ऊर्जा क्या, E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, एक अणु की अवशोषण ऊर्जा है E बराबर h न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है हम सब जानते हैं, क्या होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। तो ये क्या आता है? hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, hc अपॉन लैम्डा। अब हम एक मोल अणुओं के लिए अवशोषण ऊर्जा की बात करें। एक मोल अणुओं के लिए अवशोषण ऊर्जा को हम किस तरह से दर्शाएंगे? एक मोल अणुओं के लिए अवशोषण ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए, एक मोल एक मोल अणुओं के लिए अवशोषण ऊर्जा का मान क्या होगा? E इज इक्वल टू NaH न्यू या NaHc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे Na क्या है? Na क्या है? आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या दर्शाती है? आवोगाद्रो संख्या दर्शाती है कि एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को दर्शाती है। आवोगाद्रो संख्या क्या दर्शाती है? एक मोल अणुओं में उपस्थित या एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो एक मोल अणुओं के लिए ऊर्जा का मान क्या हो गया? एक मोल अणुओं के लिए ऊर्जा का मान हुआ NaH न्यू या NaHc अपॉन लैम्डा। ठीक है,
अब ये जो 1 मोल अणुओं के लिए जो अवशोषण ऊर्जा आई है, इसको क्या बोलते हैं? एक आइंस्टीन कहा जाता है। एक आइंस्टीन कहते हैं। 1 मोल अणुओं की अवशोषण ऊर्जा, 1 मोल अणुओं की अवशोषण ऊर्जा क्या कहलाती है? एक आइंस्टीन कहलाती है। एक मोल अणुओं की अवशोषण ऊर्जा क्या कहलाती है? एक आइंस्टीन कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए Na की वैल्यू क्या होती है? अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है? Na है अवोगाद्रो संख्या जिसका मान है 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक है, फिर H क्या है? H है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है? तो प्लांक नियतांक की वैल्यू क्या होती है? 6.625 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, फिर ये क्या है? C क्या है? C क्या है? प्रकाश का वेग है ना? और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और पीछे क्या बचा? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। और न्यू क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन सब की वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये Na की जो वैल्यू है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू, प्लांक नियतांक की वैल्यू, C की वैल्यू, ये सारी हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे, इस समीकरण में रखने पर। तो क्या आता है अपने पास? E = Na की वैल्यू क्या है? 6.023 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब इनटू क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.625 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इन सब के मान रखने पर क्या आता है अपने पास? 2.86 इंटू 10⁻⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल आता है। अगर हम इसको जूल में लिखें, किलो जूल पर मोल के रूप में लिखें, तो क्या आता है अपने पास? देखिए, अगर हम इसको किलो जूल पर मोल के रूप में लिखते हैं तो क्या आता है अपने पास? देखिए 11.37 × 10⁻⁵ अपॉन लैम्डा किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है? ये भी क्या है? एक आइंस्टीन है जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में लिखी है। ये भी क्या है? एक आइंस्टीन है जिसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखा है। ठीक है, आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि या प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में मुख्यतः 2 पद होते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि या प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में 2 पद होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक प्रक्रम, प्राथमिक पद। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो अपना अवशोषक पदार्थ है, प्राथमिक पद में क्या होता है कि जो अवशोषक पदार्थ है वो विकिरण को अवशोषित करके अभिक्रिया क्या करता है? प्रारंभ करता है। अवशोषक पदार्थ विकिरण को अवशोषित करके अभिक्रिया प्रारंभ
करता है। ठीक है, तो इसमें विकिरण अवशोषण द्वारा, इसमें विकिरण अवशोषण द्वारा अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इसमें विकिरण अवशोषण द्वारा अभिक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा है प्राथमिक पद में क्या होता है, इसमें अवशोषक पदार्थ जो है वो विकिरण अवशोषित करके अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, दूसरा द्वितीय पद क्या होता है इसका, इसकी क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का द्वितीय पद क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रथम पद में मध्यवर्ती बनता है वो क्या करेगा, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण करता है। प्रथम पद में जो अपना मध्यवर्ती बनता है वो क्या करेगा, उत्पाद का निर्माण करेगा। तो द्वितीय पद में क्या होगा, इसमें प्रथम पद में निर्मित मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। इसमें प्रथम पद में निर्मित मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। इसमें प्रथम पद में निर्मित मध्यवर्ती क्या करता है, उत्पाद बनाता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, बताओ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा एग्जाम्पल है, प्रकाश रासायनिक का क्लोरीनीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एल्केन का एल्केन कौन सा लेंगे हम, मिथेन। ठीक है, तो मिथेन का क्लोरीनीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मैं ऊपर ही लिखती हूँ। ठीक है, कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन कितने पदों में संपन्न होती है, बताओ कौन कौन से पद। मेथेन का क्लोरीनीकरण क्या है, CH4 प्लस Cl2H की प्रेजेंस में क्या बनाता है, क्लोरोमिथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि, पहला पद प्रथम पद, प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम पद में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, अवशोषक पदार्थ विकिरण अवशोषित करके क्या बनाता है, मध्यवर्ती बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अवशोषक पदार्थ Cl2 क्या करेगा, विकिरण को अवशोषित करेगा H। ठीक है, दो क्या बनाएगा, दो मुक्त मूलक बनाएगा, 2Cl मुक्त मूलक बनाता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक मध्यवर्ती बन गया। प्रथम पद में जो मध्यवर्ती बनना है, अब ये मध्यवर्ती क्या करेगा, द्वितीय पद स्टार्ट करते हैं हम। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना है वो क्या करेगा, मेथेन पर अटैक करेगा, CH4 प्लस Cl मुक्त मूलक, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3 मुक्त मूलक बनेगा एक, और दूसरा क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, एक CH3 मुक्त मूलक बनेगा और दूसरा बनेगा HCl। ठीक है, अब ये CH3 मुक्त मूलक वापस किससे क्रिया करेगा, Cl2 से क्रिया करता है। ये CH3 मुक्त मूलक जो है वो वापस Cl2 से क्रिया करता है। ठीक है, तो Cl2 क्या बनाएगा, CH3 Cl और वापस क्या बनाएगा, एक Cl मुक्त मूलक बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पद क्या कहलाते हैं, संचरण पद कहलाते हैं। ये कहलाता है प्रारंभन पद कहलाता है। ठीक है, प्रारंभन पद। ठीक है, अब समापन पद क्या होगा, क्या होएगा, Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक क्या बनाएंगे, Cl2, फिर एक Cl मुक्त मूलक और दूसरा CH3 मुक्त मूलक क्या बनाएगा, CH3 Cl, और दो CH3 मुक्त मूलक क्या बनाएंगे, CH3 CH3। ठीक है, तो ये क्या है, इसका टर्मिनेशन पॉइंट है, टर्मिनेशन
स्टेप है समापन पद, ठीक है, टर्मिनेशन स्टेप। तो किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि वो इन 3 पदों में संपन्न होती है। तो ये थी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है जेवलॉन्स की डायग्राम, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में